हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है रीट मेंस मैथ लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का जो प्रैक्टिस सेट हमने शुरू कर रखे हैं उसका है प्रैक्टिस 7 नंबर। अब तक हम 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जिसमें लगभग हमने 180 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 8.67 पे बार प्लस 9.84 पे बार प्लस 5.36 पे बार प्लस 8.17 पे बार। अब देखो हम बार वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अगर पॉइंट से पहले जो संख्या है उसको ऐसा कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगी 8 प्लस 6.7 पे बार, यानी 7 पे बार हटाएंगे तो क्या करेंगे 9 का 99 का कह देंगे बार, क्योंकि 2 अंक पे बार है, प्लस ये जो है 9 प्लस 8 84/99 2 पे बार है, प्लस 5 प्लस 36/99 और इसे क्या लिखेंगे 8 प्लस 17/99। यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, 8 9 5 और 8 को डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 16 17 17 और 5 22 22 और 8 कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से ये तो हो गया 30, प्लस यहाँ से देखो क्या मान आएगा। सबसे पहले 99 क्या ले लेंगे, यहाँ पे लघुत्तम लिया 99, यहाँ पे क्या ले लिया हमने लघुत्तम, तो ये हो गया 67 प्लस 84 प्लस 36 प्लस 17। इसे ऐड करें 30 प्लस इसे ऐड करेंगे 7 और 6 13 13 और 4 17 17 और 7 कितने हो गए 24, 17 7 24 2 8 8 16 16 और 3 19 और 20, यानी 204/99। अब देखो 99 का इसमें भाग देंगे तो सबसे पहले 99 का जो भाग जाएगा वो जाएगा 2 बार, यानी ये आ जाएगा 30 प्लस 2.060606 इस टाइप से। तो ये हो जाएगा 30 2 ऐड हो जाएगा 32.060606। तो हम इसे देखो बार के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं 32.06 पे क्या हो जाएगा बार। अब देखो बार का मतलब है कि ये जो डिजिट हैं ये लगातार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया बार। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, यदि q एंड q प्लस 2 एंड q प्लस 6 सभी अभाज्य संख्याएं हैं तो 3q प्लस 9 का मान क्या हो सकता है। अब देखो अभाज्य संख्याएं हमें पता है, एक तो होती है 2, एक होती है 3, एक होती है 5, एक होती है 7, एक होती है 11, एक होती है 13, ऐसी एक होती है 17, कि इससे बड़ी संख्या तो हमारे पास है नहीं। अब देखो मान लीजिए हमने q इक्वल रखा 2, q इक्वल 2 रखा, तो यहाँ पे कौन कौन सा मान आएगा, एक तो आएगा 2 आएगा, एक आ गया 4 आ गया, एक आ गया 8। अब देखो ये सभी अभाज्य नहीं है, सभी अभाज्य नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे q का मान 2 तो नहीं है। अगर 3 रखें, q इक्वल 3 रखें तो कितना आ जाएगा, देखो 3 आ जाएगा, फिर कितना आएगा 5 आएगा और फिर कितना आ जाएगा 9 आएगा। अब 9 भी क्या नहीं है, अभाज्य नहीं है, सभी अभाज्य नहीं है। अब इसमें साफ साफ लिखा रखा सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये भी सभी अभाज्य नहीं है, नहीं है। ऐसे ही अगर q इक्वल अगर हम 5 रखें तो कितना आएगा, देखो ये आएगा 5 आएगा, एक आएगा 7 आएगा और एक कितना आएगा 11। ये क्या है, सभी अभाज्य हैं, सभी अभाज्य हैं। तो यहाँ पे देखो अगर q का मान हम 5 रखें तो यहाँ से 3q प्लस 9 कितना आ जाएगा, 3 × 5 प्लस 9, यानी कितना आ जाएगा ये 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 प्लस 9 24। अब 24 तो देखो ऑप्शन में है नहीं, कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पे q इक्वल अगर हम रखें 7
7 रखें तो देखो यहाँ से अगर 7 रखेंगे इसमें तो एक तो हो जाएगी 7, एक हो जाएगी 9 और एक क्या हो जाएगी यहाँ से 13। तो यहाँ पे देखो सभी अभाज्य है, नहीं है, ये भी सभी अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। अब दूसरी यहाँ पे अगर यहाँ पे रखें हम क्यों इक्वल, अगर हम रखें कितना रखें 11 रखें, 11 रखें तो यहाँ से मान कितना आएगा, एक तो आएगा देखो 11, एक आएगा 13 और एक आएगा 17। ये क्या है, सभी अभाज्य हैं, सभी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है। अगर हम क्यू इक्वल 11 इसमें रखें 3q + 9 में तो यहाँ से देखो क्या मान आएगा 3q + 9, यानी q इक्वल अगर 11 रखें तो 3 × 11 प्लस कितना हो जाएगा 9, यहाँ से मान आएगा 33 + 9, तो यहाँ से मान कितना हो जाएगा देखो 42। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे का मान क्या हो सकता है, केवल 42 हो सकता है। अब देखो 60 कैसे नहीं हो सकता, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 11 के बजाय 13 रखें तो देखो यहाँ पे ये हो गया 13, ये हो गया 15 और ये कितना हो गया, यहाँ पे 13 रखेंगे तो ये हो गया 19। तो यहाँ पे देखो 15 है, वो अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, 3 की पावर 7 × 4 की पावर 11 × 5 की पावर 9 × 6 की पावर 8 × 7 की पावर 3 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने से पहले हम यहाँ पे सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या में चेंज करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3 की पावर 7 तो अभाज्य है, लेकिन 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इसकी होल पावर 11 इंटू 5 की पावर 9, ऐसा कैसा रहेगा। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 8 इंटू 7 की पावर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखो मान आ जाएगा 3 की पावर 7 और ये तो हो जाएगा 2 की पावर 22 और 2 की पावर 8 यानी 2 की पावर 30 इंटू में 3 की पावर 15 इंटू में 5 की पावर 9 और इंटू में 7 की पावर 3। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो घात में मान है उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 30 + 15 + 9 + 3। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा +12, तो यहाँ से मान कितना आएगा 57, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, देखो यहाँ पे 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर संख्या 36 कम हो जाती है तथा मूल संख्या व नई संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या क्या है। तो हम देखो यहाँ पे मान लेते हैं माना संख्या, हमने क्या मान लिया, माना संख्या हमने मान ली, वो मान ली हमने 10x + y। अब क्या हो जाती है, अंकों को आपस में बदलने पर, यानी अंक क्या हो जाते हैं आपस में बदलने पर, तो बदली हुई संख्या वो क्या हो जाएगी यहाँ से 10y + x। अब क्या कह रखा है देखो, बदलने पर संख्या 36 कम हो जाती है, यानी 36 क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब इन दोनों का अंतर है वो कितना आएगा हमारा, यहाँ से 36 आएगा, कितना हो जाएगा 10x + y माइनस 10y + x इक्वल कितना हो जाएगा 36, यानी यहाँ से मान आ जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस का 9y इक्वल 36, यानी x - y कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 4। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या दे रखा है, तथा मूल संख्या व नई संख्या का योग 110 हो जाता है, तो यहाँ से इन दोनों का योग करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 110, हो जाएगा 10y + x इक्वल 110। तो यहाँ से ये हो जाएगा 11x + 11y इक्वल 110, तो यहाँ से x + y का मान कितना आ जाएगा हमारा 10। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम इसे सोल्व कर सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जोड़ने पर। इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 से
क्या मान आएगा देखो, x माइनस वाई इक्वल 4 और x प्लस वाई इक्वल 10। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल कितना आ जाएगा 14, यानी x का मान कितना आ रहा है 7। तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर यहाँ पे हम 7 रखें तो x का मान कितना y का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 11। y का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो रखेंगे 7 तो इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 3। अगर यहाँ पे हम x का मान 7 रखें तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 3। तो यहाँ से मान क्या आ रहा है, तथा मूल संख्या व नई संख्या का योग 110 है तो वह संख्या है। तो यहाँ पे संख्या क्या बन जाएगी हमारी, हमने क्या माना था पहले, संख्या मानी थी हमने 10x प्लस वाई। तो यहाँ से मूल क्या हो जाएगा 10 इंटू 7 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा 70 प्लस 3 कितना हो जाएगा 73, यानी मूल संख्या कितनी थी 73। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। अब देखो वर्गमूल निकालने के सबसे अगर बेस्ट मेथड देखें तो ऑप्शन का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो देखो ये हो जाएगा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर। हमें पता है कितना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 प्लस 2 √35। अब देखो हमें पता है ये नहीं आ रहा, ये 12 है, यहाँ पे 33 आना चाहिए। अगर दूसरा देखें तो ये माइनस में है, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। अगर हम देखें यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी माइनस आ रहा है। अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगा के हम ऑप्शन को चूज़ करें तो हमें पता है यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो प्लस में है तो प्लस में आएगा, माइनस है तो माइनस में आएगा। तो हम फोर्थ ऑप्शन का अगर होल स्क्वायर करें तो देखो क्या होगा, 2 √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 4 इंटू 7 प्लस कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 √35। इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 28 प्लस 25, सॉरी ये 25 नहीं होगा, √5 है तो 5 होगा सिर्फ। ये हो जाएगा 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा 33 माइनस 4 √35। ये इसका होल स्क्वायर करने पर आया। अगर इसका वर्गमूल करेंगे हम तो हमें पता है इसका वर्गमूल कैसे करते हैं, √33 माइनस 4 √35 ये लिखेंगे। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम 2 √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा 2 √7 माइनस √5, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक वर्त में अंकित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है किसके बराबर दे रखा है, 9 √3 के बराबर दे रखा है। और क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर इक्वल 9 √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर का मान कितना आएगा 36, यानी a का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 6। अब देखो समबाहु त्रिभुज के लिए वर्त की त्रिज्या क्या होती है, समबाहु त्रिभुज के लिए वर्त की जो त्रिज्या होती है, मान लीजिए हमने मान ली कैपिटल R, उसका मान होता है a/√3। तो यहाँ से R का मान कितना आ जाएगा 6/√3, यानी इसे क्या ले सकते हैं, इसे हम क्या ले सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 लिख सकते हैं √3। तो यहाँ से सरल करेंगे, मान आएगा 2 √3। ये आ गया R का मान। हमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ से देखो वर्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल πr², पाई तो ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में हमें पाई ऐसा कैसा दे रखा है, तो पाई को ऐसा कैसा रखा। R का मान है 2 √3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 12 पाई।
ये क्या हो जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है 7 नंबर, यदि टमाटर की कीमत 25% की वृद्धि हो जाए तो रमेश टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करता है, तो उसे टमाटर की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, यानी कितने प्रतिशत उसे कमी करनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मान लिया कि प्रारंभिक कीमत, हमने मान ली कि टमाटर की जो प्रारंभिक कीमत है, प्रारंभिक कीमत हमने कितनी मान ली, वो मान ली 100 रुपये, ठीक है। नई कीमत कितनी हो जाएगी, क्या कह रहा है, 25% की वृद्धि हुई है, तो नई कीमत कितनी हो जाएगी टमाटर की, वो हो जाएगी 125 रुपये। 25% की वृद्धि हो जाए। अब हमने मान लिया कि पहले खर्च कितने करता था, वो टमाटर पर पहले खर्च करता था 100 रुपये। मान लीजिए पहले खर्च कितना करता था, 100 रुपये खर्च करता था, तो अब उसमें क्या कर दिया, केवल 15% अधिक खर्च करता है। केवल और केवल कितना बढ़ाया है, अब खर्च कितना हो गया, अब टमाटर पर जो खर्च करता है वो कितना हो गया, 115 रुपये, 115 रुपये हो गया। तो यहाँ पे देखो पहले खपत, पहले खपत कितनी थी, पहले खपत देखें तो पहले खपत कितनी हो जाएगी यहाँ पे 100 पे 100, यानी कीमत भी 100 थी और खर्च भी 100 कर रहा था, तो खपत हो जाएगी यहाँ पे 1। बाद में कितनी हो गई, नई, या फिर बाद में खपत कितनी हो गई, यहाँ पे कीमत हो गई 125 और खर्च कितना करता है 115, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, वो 115 बट्टे 125 होगा। खर्च है 115 और कीमत है 125, तो 115 बट्टे 125 कितना हो जाएगा, 0.92। अब यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, कमी पूछ रहा है, खपत में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो यहाँ पे खपत में कमी कितनी की हो जाएगी, पहले कितनी थी 1 और उसके बाद में कितनी हो गई 0.92, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मान कितना आ जाएगा 0.08। अगर हमें कमी प्रतिशत में बतानी है तो कमी प्रतिशत में कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 8%, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे शिवानी और परिणीति के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीति शिवानी को 5 रुपये दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि क्या है। अब देखो पहले शिवानी और दूसरी है परिणीति के बीच कोई धनराशि 5 अनुपात में है, तो हमने मान ली ये हो गई 5x, ये हो गई 7x। टोटल कितने हैं यहाँ पे 12x, टोटल 12 हो गई। अब क्या कह रहा है, देखो कि परिणीति ने शिवानी को 5 रुपये दे दिए, यानी इसने इसको 5 रुपये दे दिए, तो ये हो गया 5x प्लस 5 और इसमें माइनस हो जाएगा, यानी 7x - 5। अब इनका अनुपात देखो कितना हो गया, इनका अनुपात हो गया है, देने के बाद में अनुपात बदलकर 3:4 हो जाता है। कितना हो जाता है 3:4। तो हम यहाँ पे अनुपात को सरल कर सकते हैं, मान क्या आएगा 5x + 5 बट्टे 7x - 5 = 3/4। वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20x + 20 = 21x - 15। इसको इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो ये x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 35, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 35। अब क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे विभाजित की गई कुल धनराशि, तो यहाँ पे विभाजित धनराशि कितनी हो जाएगी, विभाजित कुल धनराशि कितनी थी 12x है, दोनों में 12x की गई थी, बांटी गई थी 12x। x का मान रखेंगे 12 × 35, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, यहाँ से मान आएगा वो आएगा 420 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो किसी मिश्रण में दूध व पानी
का अनुपात 5:4 है। यदि इसमें से 18 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है तो अब दूध व पानी का अनुपात 5:13 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था। यहाँ पे देखो हमें कुल मिश्रण बताना है कि प्रारंभ में उसका कुल मिश्रण कितना था। एक तो है दूध और एक है पानी, दोनों का अनुपात कितना है मिश्रण में 5:4। अब हमें देखो अगर हमें यहाँ पे निकालना हो कि मिश्रण कितना मान लिया हमने, माना कुल मिश्रण हमने मान लिया, वो मान लिया x लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे दूध कितना हो जाएगा, देखो दूध हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 है और टोटल कितना है 9 में से कितना है 5 दूध है, ठीक है, तो x हो जाएगा। फिर पानी कितना हो जाएगा, यहाँ से पानी निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4/9 x हो जाएगा, ये हो गया पानी। अब निकाला गया दूध, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि इसमें से 18 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाए, यानी 18 लीटर मिश्रण इसमें से निकाल लिया, तो यहाँ पे निकाला गया दूध कितना हो जाएगा, देखो निकाला गया दूध कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5x/9 और कितना निकाल रहे हैं, यहाँ से 18 लीटर निकाल रहे हैं तो माइनस हो जाएगा 5/9 इंटू में 18, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5x/9, ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, -10, ठीक है। ये तो आ गया दूध। अब देखो यहाँ से पानी भी निकाला जा रहा है, निकाला गया पानी या फिर निकाला गया पानी, वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से पानी भी उतना ही पानी की मात्रा कितनी है 4/9x माइनस 4/9 इंटू में 18, तो यहाँ से मान आएगा 4x/9 माइनस कितना हो जाएगा 8। अब देखो क्या कह रहा है, नया पानी कितना, क्योंकि 18 लीटर मिश्रण निकाला गया तो 18 लीटर ही उसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो नया पानी कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से नया पानी कितना हो जाएगा 4x/9 माइनस 8 प्लस 18, 4x/9 और प्लस का कितना हो जाएगा 10। अब इन दोनों का अनुपात, नए दूध और नए पानी का अनुपात कितना हो गया 5/13, तो यहाँ से मान आ जाएगा, अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5x/9 माइनस का 10 और 4x/9 प्लस का 10 इक्वल कितना हो गया 5/13। इसे सरल करेंगे तो 9 लघुत्तम लेंगे, ये हो जाएगा 5x माइनस 90 और ये हो जाएगा 4x प्लस 90 इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा 5/13। अगर हम 13 को यहाँ से मल्टीप्लाई करें, अगर हम यहाँ से 13 को मल्टीप्लाई करें तो 13 पंजो 65x माइनस 90 इंटू में 13 और ये हो जाएगा 20x प्लस 90 इंटू में 5, यानी यहाँ से मान कितना आ जाएगा, x का मान आएगा यहाँ से 36 लीटर, x का मान यहाँ से कितना आएगा 36 लीटर। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि यहाँ कुल कितना मिश्रण था, तो कुल मिश्रण हमने कितना माना था x लीटर, कितना आ गया 36 लीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज 5% की दर से 17,640 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है, तो वह धनराशि है। यहाँ पे हमें धनराशि बतानी है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि 2 बराबर किस्तों में बांटी जाती है, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे हमें दे रखा है अमाउंट दे रखा है, वो दे रखा है 17,640, ठीक है। दर दे रखी है हमें 5% और टाइम दे रखा है हमें 2 वर्ष। तो यहाँ पे देखो पहली किस्त कितने की हो जाएगी, पहली किस्त को दो बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ हमने मान लिया प्रथम वर्ष के बाद, यानी हमने मान लिया मूलधन, क्योंकि यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज है तो मूलधन यहाँ पे माना मूलधन, पहली किस्त
पहले वर्ष के लिए P1 तथा दूसरे वर्ष के लिए हमने क्या मान लिया P2। तो प्रथम वर्ष के बाद यानी प्रथम वर्ष के बाद क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखो अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बट्टे 100, टाइम एक वर्ष के लिए है तो टाइम हो जाएगा 1। अमाउंट 17,640 रुपये है और प्रिंसिपल हमने कितना माना है P1, 1 प्लस रेट है 5 बट्टे 100, टाइम है 1। तो यहाँ से P1 का मान आ जाएगा 17,640 बट्टे में कितना हो जाएगा, इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 21 बट्टे 20। तो यहाँ से मान आएगा 16,800 रुपये। ये तो हो गए प्रथम वर्ष के बाद। द्वितीय वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, द्वितीय वर्ष के बाद द्वितीय वर्ष के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे अमाउंट तो 17,640 रुपये होगा, मूलधन हो जाएगा P2, 1 रेट वही रहेगी और टाइम कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से P2 का मान कितना आएगा 17,640 इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 बट्टा 441। तो P2 का मान यहाँ से आएगा 16,000 रुपये, 16,000 रुपये। तो यहाँ से मूलधन कितना हो जाएगा, तो वह धनराशि यानी मूलधन कितना हो जाएगा यहाँ से, वो हो जाएगा P1 प्लस P2 कितना हो जाएगा 16,800 प्लस 16,000। तो यहाँ से मान आ जाएगा 32,800 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 रुपये तथा 7 वर्ष में 5680 रुपये हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर। देखो यहाँ पे सबसे पहले 5 वर्ष में दे रखा है 5200 रुपये, तो यहाँ पे 5 वर्ष का मिश्र धन कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5200। दूसरा दे रखा है 7 वर्ष का, 7 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है हमें, वो दे रखा है 5680 रुपये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साधारण ब्याज दे रखा है, हमें पता है कि साधारण ब्याज में ब्याज है वो हर साल सेम बढ़ता है। तो यहाँ से देखो निकाल सकते हैं 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज बढ़ी हुई राशि ब्याज ही होती है, यानी 5680 में से अगर हम 5200 घटाएंगे तो मान कितना आएगा यहाँ से 480 रुपये 2 वर्ष का। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज वो हो जाएगा 480 बट्टे में 2 यानी हो जाएगा 240 रुपये। अब देखो यहाँ पे मूलधन 5 वर्ष के बाद हमने क्या माना मूलधन, तो मूलधन कितना हो जाएगा, देखो मूलधन हो जाएगा वो हो जाएगा 5200 में से हम घटा देंगे, 5 वर्ष तक चला तो 5200 में हम घटा देंगे -5 इंटू 240 रुपये अगर हम घटा दें तो ये यहाँ से मान आएगा हमारा 5200 माइनस, अगर इसे गुणा करें तो जो 1200 रुपये माइनस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4000 रुपये, यानी मूलधन है 4000 रुपये। हमें क्या पूछा क्वेश्चन में, वार्षिक ब्याज की दर। तो R इक्वल क्या होता है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 बट्टे में प्रिंसिपल इंटू में टाइम। R इक्वल SI कितना है, 1 साल का ब्याज कितना है 240 रुपये इंटू में 100, प्रिंसिपल कितना है 4000 रुपये और समय कितना है 1 वर्ष का। तो R कितना आ जाएगा, ऐसे 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6%, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, 240 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को उसे किस कीमत पर बेचना होगा। यानी यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, SP दे रखा है, SP दे रखा है 240 रुपये और उसको हानि कितने की हो रही है, वो हो रही है कितने की हो रही है, 10% की हानि हो रही है।
ठीक है। अब देखो हमें पता है कि 240 है वो किसके बराबर है, 90% के बराबर है। तो 90% इक्वल कितना हो गया, 240। तो 1% इक्वल कितना हो जाएगा, 240/90। अब देखो उसे क्या करना है कि लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त करना है, उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। तो यहाँ पे लाभ प्राप्त करने के लिए यानी उसे 120, पहले 100 था तो अब कितना लाभ प्राप्त करना है, उसे 20%, तो 120 में बेचना होगा। तो ये हो जाएगा 240/90 इंटू में कितना हो जाएगा, 120। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 4 बार, ये 3 बार, ये हो जाएगा यहाँ से 8 बार। तो मान यहाँ से कितना आएगा, 32। यहाँ से आ जाएगा 8 × 4, मान कितना आएगा, 320 रुपये। तो उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा, 320 रुपये में बेचना होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए। यानी एसपी उसे 240 दे रखा है, तो हमें पता है कि उसे 10% की हानि हुई थी बेचने पर, तो ये 90% के बराबर है। अब उसे 120% लाभ कमाना है, यानी 20% लाभ कमाना है, मतलब 120% का हमें मान निकालना होगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 320 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। है 13 नंबर, एक समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है तो उसके विकिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें पता है कि समबहुभुज के प्रत्येक कोण का जो मान होता है, समबहुभुज में भुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का जो मान होता है वो हमें दे रखा है 40 डिग्री। और क्या फॉर्मूला होता है, 360 डिग्री बट्टे n इक्वल 40 डिग्री। यानी n का मान यहाँ से कितना आ गया, 9। n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे है भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पे विकिरणों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो विकिरणों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n बट्टे में 2। n का मान है 9, 9 इंटू में 9 - 3 बट्टे में 2, यानी 9 इंटू में 6 बट्टे में 2। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा आपका, 27। यानी विकिरणों की संख्या कितनी आ गई, 27। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे दिए गए आरेख में TU पर पैरेलल है PS के, यानी ये भुजा और ये भुजा PS के क्या पैरेलल है, यानी समांतर है। बिंदु Q और R PS पर स्थित है। साथ ही में क्या दे रखा, देखो कोण PQT यानी ये हमें दे रखा है x डिग्री। कोण RQT ये हमें दे रखा है x - 50 डिग्री। दूसरा दे रखा है TUR, ये दे रखा है हमें x + 25 डिग्री। ठीक है, अब हमें देखो ये वाला कोण निकालना है, हमें क्या दे रखा है, कोण URS निकालिए। अब देखो हमें पता है कि TU पैरेलल है PS के पैरेलल है। अब देखो हमें पता है कि पैरेलल है, तो यहाँ पे कोण है जो U और कोण R क्या हो गई, एकांतर कोण हो गई। कोण यहाँ पे देखो ये पैरेलल हो गई, ये पैरेलल हो गई, और ये एक तिर्यकछेदी रेखा हो गई, तो एकांतर कोण हो गई ये दोनों। यहाँ पे समांतर है, तो समांतर भुजाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ये U का मान है, यानी कोण TUR का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, कोण URS के बराबर आएगा। तो यहाँ से ये मान कितना हो गया हमारा, ये हो गया x + 25 डिग्री, ये हो गया। अब देखो हमें यहाँ पे x का मान पता होना चाहिए। x का मान यहाँ पे हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि सीधी रेखा पर बना कोण कितना होता है,
सीधी रेखा पर बना कोण क्या होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से देखो कोण पी क्यू टी प्लस कोण टी क्यू आर का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये कितना दे रखा है? अक्ष डिग्री प्लस ये है अक्ष माइनस 50 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो अक्ष का जो मान आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा? यहाँ से अक्ष का जो मान आएगा वो आएगा 115 डिग्री। 115 डिग्री आ गया। अब यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से कोण, अतः कोण यू आर एस कितना है? अक्ष प्लस 25 डिग्री, यानी अक्ष का मान रखेंगे 115 प्लस 25 डिग्री कितना आ जाएगा? यहाँ से ये 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो, एक खोखले गोले का बाह्य व्यास तथा आंतरिक व्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक बेलन का आकार दिया जाता है जिससे आधार पर व्यास 16 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? खोखले गोले का बाह्य व आंतरिक व्यास दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखो क्या निकालेंगे? सबसे पहले आयतन निकालेंगे। खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन कितना हो जाएगा? यहाँ से खोखले गोले का आयतन कितना हो जाएगा? मान लीजिए जिसे v मान लिया, क्या होता है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब यहाँ पे देखो कैपिटल आर है वो तो कितना है? बाह्य हो जाएगा, यानी कितने हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। और स्मॉल आर है वो कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से v का मान कितना आ जाएगा? खोखले गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई, ये हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, यानी 4/3 पाई 6 का क्यूब 216 माइनस कितना हो जाएगा? 64। यहाँ से मान आएगा वो मान आ जाएगा यहाँ से 608/3 पाई। ये हो गया खोखले गोले का आयतन। अब इसी को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है तो खोखले गोले का आयतन और बेलन का आयतन इक्वल होगा। यहाँ से बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास दे रखा है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई हमने मान ली, बेलन की ऊंचाई हमने मान ली, क्या मान ली? वो मान ली h। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कितना हो जाएगा? पाई ऐसा कैसा रहेगा? आर का मान है 8 का स्क्वायर एच, तो यहाँ से आ जाएगा 64 पाई एच। अब देखो यहाँ पे दोनों आयतन क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, यानी बेलन का जो आयतन आएगा वो खोखले गोले के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। आयतन बराबर है यहाँ पे, तो कितना मान हो जाएगा? देखो 64 पाई एच किसके बराबर होगा? 608/3 पाई के। यहाँ से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। एच का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से एच का मान आएगा यहाँ से 608/64 इंटू में 3, यानी कितना आ जाएगा? यहाँ से 3.17 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। यदि कंपनियों द्वारा निर्माण किए गए मोबाइल फ़ोनों की कुल संख्या दे रखी है यहाँ पे, तो कंपनी XYZ द्वारा कितने मोबाइल निर्मित किए जाएंगे? यानी यहाँ पे देखो 12,40,000 टोटल है। यानी यहाँ पे जितनी भी कंपनियाँ दे रखी है देखो XYZ यानी 12% करती है, PQR 25% करती है, DEF 5%, LMN 30% और ABCD 28%। हमें किसका पूछा है? XYZ का। अब हमें पता है कि ये टोटल है वो कितना प्रतिशत है? 100% है। इसमें से XY कंपनी कितने मोबाइल का निर्माण करती है? 12, यानी XY
जेड कंपनी द्वारा निर्मित मोबाइल कितने हैं? 12% है। अब ये टोटल में से 12 है, यानी 12/100 इंटू में कितना हो जाएगा? 12,40,000। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर ये भी 0, ये हो जाएगा 48 और 4 24, 28 और 12 और 1 14, कितने? 1,48,800 मोबाइल का निर्माण कर रही है। कौन सी कंपनी कर रही है? XYZ कंपनी कर रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दी गई आकृति में AB और CD समांतर है। अब देखो यहाँ पे समांतर दे रखा है, तो यदि कोण BAF 98 है, यानी BAF ये 98 डिग्री है, कोण AFC ये है 144, तो कोण कौन सा निकालना है हमें? ECD, यानी ये वाला कोण हमें निकालना है। अब देखो अगर यहाँ से एक रेखा खींची जाए, कोण यहाँ पे बिंदु F से एक रेखा खींची जाए तो वो भी AB और CD के समांतर होगी। मान लीजिए वो रेखा हमने मान ली X और Y, तो यहाँ पे AB के पैरेलल किसके पैरेलल है? X और Y के समांतर है। तो समांतर रेखाओं का नियम क्या होता है? देखो कि यहाँ पे जो अंतः कोण बन रहे हैं, जो एक तिर्यक सीधी रेखा काट रही है, उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखो ये कोण कितना दे रखा है हमें? कोण A दे रखा है हमें, वो प्लस कोण क्या दे रखा है यहाँ पे? मान लीजिए AFY इक्वल 180 डिग्री। कोण A दे रखा है हमें, कितना दे रखा है? तो यहाँ से कोण AFY निकाल सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 98, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा? यहाँ से मान आ जाएगा 82 डिग्री। कितना आ गया? 82 डिग्री। अब देखो ये कोण कितना हो गया? यहाँ पे 82 डिग्री हो गया। तो हमें पता है ये बचा हुआ कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल कितना है? 144 डिग्री है। 144 डिग्री है, तो यहाँ से कौन सा कोण निकाल सकते हैं हम? कोण YFC, तो ये कितना हो जाएगा? 144 डिग्री माइनस 82 डिग्री, कितना आ जाएगा? यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस करने पर आ जाएगा ये 2 और 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी कितना आ गया? 62 डिग्री। यानी ये वाला कोण कितना आ गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ गया? 62 डिग्री। अब देखो यहाँ पे XY पैरेलल है CD के, तो अंतः कोण और बाह्य कोण क्या ये होते हैं? बराबर। यानी XY पैरेलल है किसके? CD के, अतः अंतः कोण किसके बराबर होगा? बाह्य कोण के बराबर होगा। बाह्य कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण YFC का मान किसके बराबर हो जाएगा? कोण DCE के। तो यहाँ से मान आ जाएगा DCE या फिर ECD, एक ही बात है। कितना हो जाएगा? 62 डिग्री। यानी ये भी कितना हो जाएगा? 62 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 19 नंबर, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में विन्यासित किया गया है। यानी पहले से आरोही क्रम में लिखे हुए हैं। यदि इन आंकड़ों की माध्यिका 61.5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें जो आंकड़े दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे कुल संख्या है यहाँ पे 10, जो कि क्या है? सम संख्या है।
जो कि क्या है, सम संख्या। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, यहाँ पे माध्यिका कैसे निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे वो निकालेंगे n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बट्टे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2। अब n का मान यहाँ पे n/2 यानी 5वां पद हो जाएगा। एक तो हो जाएगा 5वां पद और एक हो जाएगा 6 नंबर का पद है वो हो जाएगा 6वां पद बट्टे में कितना हो जाएगा, 2। और ये किसके बराबर दे रखा है हमें, 61.5 के बराबर। हमें पता है यहाँ पे देखो 5वां पद है अक्स, तो यहाँ पे 61.5 इक्वल अक्स प्लस 3 बट्टे में 2। इसे सरल कर लेंगे तो यहाँ से अक्स का मान निकाल सकते हैं हम। ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, यहाँ से मान आ जाएगा 123। तो अक्स का मान यहाँ से देखो 2x इक्वल 3 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 120, यानी अक्स का मान कितना आ गया है यहाँ पे 60। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि अक्स का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो 20 नंबर का, अंडर रूट के अंदर दे रखा है घनमूल 0.0। अगर हम इसे सरल करें, इसका घनमूल निकालें 0.0000729, तो हमें पता है इसका ये किसका घनमूल होता है, 729 9 का। और इन तीनों के लिए कितना आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, तो मान कितना आएगा 0.09। ठीक है। अब दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा घनमूल दे रखा है किसका, 0.008 के लिए। तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमें पता है ये 2 का होता है, तो ये हो जाएगा 0.2 का। अब हमें देखो इसका फिर से क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। मान रखेंगे तो अंडर रूट 0.09 प्लस 0.2, अगर इसका मान निकालें तो कितना हो जाएगा 0.09 का, तो 0.3 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 0.5। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, देखो यहाँ पे 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b इक्वल 17 तथा 2 की पावर a प्लस 2 माइनस 3 की पावर b प्लस 1 इक्वल 5 है, तो ए बी का मान बताइए। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले a इक्वल 2 और b इक्वल 3 रखेंगे, इक्वेशन इसमें रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन से a इक्वल 2 b इक्वल 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। तो यहाँ से सरल करेंगे, देखो कितना आ रहा है 4 प्लस 9, ये कितना हो रहा है यहाँ से 13, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है। अगर दूसरा करें, यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बट्टा में चला जाएगा तो 17 आएगा नहीं कभी भी, तो ये भी नहीं हो सकता। ये यहाँ पे माइनस है तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 देखें, देखो यहाँ पे अगर 2 की पावर a की पावर a इक्वल 3 b इक्वल 2 हो तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 की पावर 2 कितना होता है, देखो ये हो जाएगा 8 प्लस 9, यानी कितना हो गया 17 हो गया, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब दूसरी को देख लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 की पावर a का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 की पावर कितना हो जाएगा 3, 2 की पावर 5 कितना होता है यहाँ से 32 माइनस 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा 5। यानी ये जो दो ऑप्शन नंबर 4 है वो इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ए का मान कितना होगा 3 और बी का मान कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगर वैसे करने बैठोगे तो ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप ऑप्शन से करोगे तो कम से कम टाइम में अटैम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के गुणनखंड बताइए। अब देखो हमें गुणनखंड बताने हैं यहाँ पे, तो हमें गुणनखंड ऐसे इस टाइप से करने हैं कि गुणा करने पर तो मान आए 10 और जोड़ने पर आए 7x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसे क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x
+10। देखो जोड़ने पर 7 आ रहा है और गुणा करने पर कितना आ रहा है 10। यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा x + 5। यहाँ से +2 कॉमन ले सकते हैं x + 5। मान कितना आ जाएगा x + 5 और एक आ जाएगा x + 2, यानी ये क्या होगा इसके गुणनखंड। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 और 6x - ky - 7 = 0 का कोई हल नहीं है तो k का मान क्या होगा। अब देखो कोई हल नहीं है, ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन करवा दिया। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो क्या होगा a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। a1 का मान कितना है 4, a2 का मान है 6, b1 का मान कितना है यहाँ पे 3 और b2 का मान है -k, और c1 का मान कितना है यहाँ पे 5 और c2 का मान है -7। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वल है दोनों, तो इनको इक्वल मान के चल सकते हैं। मान कितना आएगा -4k इक्वल 6 को गुणा करेंगे 6 × 3, तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा 6 × 3 बट्टे में -4, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार और ये 2 बार। यहाँ से मान आएगा 9/2, वो भी किस में आएगा माइनस में। इसे सरल करेंगे तो कितना आएगा -4.5। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, यदि a व b समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल है तो a/b + b/a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें पता है कि a और b इस समीकरण के मूल है। a तथा b क्या है, दो मूल है। तो हमें पता है कि मूलों का योग कितना होता है, मूलों का योग कितना होता है, वो होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल कितना होता है, मूलों का गुणनफल होता है वो होता है c/a। अगर ये इक्वेशन दे रखा है ax² + bx + c = 0, और इक्वेशन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 3x² -5x + 2 = 0। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 3, b का मान आ जाएगा -5 और c का मान कितना आ जाएगा 2। तो ये मान हम यहाँ रख सकते हैं, यानी a + b कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया 5/3, और a × b कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया 2/3। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो निकालना है वो देख लेते हैं। देखो क्या निकालना है a/b + b/a। अगर यहाँ पे लघुत्तम ले तो ए बी लघुत्तम आ जाएगा, ये हो जाएगा a² + b²। यानी ए बी का मान तो है लेकिन हमारे पास a² + b² का मान भी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट का वर्ग करने पर क्या मान आएगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा a² + b² + 2ab = 25/9। तो यहाँ से a² + b² + 2 ऐसा कैसा रहेगा, ए बी का मान कितना है 2/3 इक्वल हो जाएगा 25/9। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से a² + b² का मान कितना आएगा 25/9 - 4/3। यहाँ पे 9 लघुत्तम लिया तो कितना आएगा 25 - 3, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 12। a² + b² का मान कितना आ गया, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 13/9। अब ये मान हम यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से मान आ जाएगा कितना आएगा 13/9 और 2/3। 13/9 इंटू में 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, मान कितना आएगा 13/6। यानी यहाँ से a/b + b/a का मान कितना आ गया 13/6। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। किसी संख्या को 5/6 से गुणा करना था किंतु गलती से 6/5 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे माना संख्या मान लेते हैं हम। माना कि संख्या क्या है हमारी, x है। अब देखो सही संख्या को गुणन क्या होगा, सही गुणन क्या होता था, गुणन क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/6 यानी 5x/6। लेकिन गलती से क्या कर दिया, यानी गलत गुणन क्या हो गया यहाँ पे, वो हो गया 6x/5 हो गया। अब देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अंतर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 6x/5 माइनस 5x/6, लघुत्तम ले लिया, यहाँ पे कितना आ गया 30। तो यहाँ से मान आ जाएगा 36x माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ से 5 यानी 25। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा 11x/30। अब देखो हमें क्या निकालना है, त्रुटि प्रतिशत निकालना है। त्रुटि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, त्रुटि प्रतिशत फॉर्मूला होता है सबसे पहले अंतर बट्टे सही गुणन इंटू में कितना हो जाएगा 100। तो अंतर कितना है 11x/30 और सही गुणन करने पर संख्या कितनी आनी चाहिए 5x/6 इंटू में कितना हो जाएगा 100। x से x कैंसिल हो जाएगा, मान कितना आएगा यहाँ से 11/30 इंटू में 6/5 इंटू में कितना हो जाएगा 100। इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बार, यानी मान कितना आएगा यहाँ से मान आएगा 44%। यानी त्रुटि प्रतिशत कितना आ गया 44%। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड है, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। नीचे दी गई आकृति में पी क्यू पैरेलल है आर एस के, समांतर है, और कोण पी क्यू एम 70 डिग्री, कोण एस एम ओ 20 डिग्री है, तो कोण ओ एस एम निकालना है, यानी ये वाला कोण निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि पी क्यू पैरेलल है, किसकी है, आर एस के। तो यहाँ पे देखो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एकांतर कोण हो जाएगा। देखो ये वाला, ये एक तिर्यक छेदी रेखा हो गई, और ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एकांतर कोण नियम से एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो कोण पी क्यू ओ का जो मान है वो बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा क्यू ओ एस के। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखो ये 70 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा कोण क्यू ओ एस, यानी कोण क्यू ओ एस कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब हमें पता है कि एक सीधी रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। एक सीधी रेखा पर बना कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ से देखो कोण एम ओ एस निकाल सकते हैं। कोण एम ओ एस कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये माइनस कर देंगे 70, तो ये कितना आ जाएगा 110 डिग्री। अब देखो ये कोण कितना आ गया 110 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज एम ओ एस में त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखो एक तो बन जाएगा हमारा कोण, कौन सा बन जाएगा कोण एस एम ओ प्लस कोण एम ओ एस प्लस कोण ओ एस एम इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये दे रखा है 20 डिग्री प्लस ये दे रखा है हमें 110 डिग्री और प्लस कोण ओ एस एम इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से हमें कोण ओ एस एम निकालना है, वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो यहाँ से मान कितना आएगा 50 डिग्री।
कितना आ जाएगा यहाँ से मान 50 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्णांक वर्ग संख्या व 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या का अंतर। तो सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, वो होती है 99999। और 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या वो कितनी होती है, वो होती है 1000। अगर इनका माइनस करेंगे, अंतर निकालना है तो इनका क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, माइनस करने पर मान आएगा यहाँ से सॉरी यहाँ पे गलती होगी, देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं होती है, बल्कि होती है 99,856 होती है। 99,856 बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो देखो 99,856 माइनस हो जाएगा 1000, तो यहाँ से मान आएगा वो आएगा 98,856। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 121 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। देखो कितने रुपए दे रखे हैं, 121 रुपये दे रखे हैं, ये है प्रिंसिपल, ठीक है। दर दे रखी है हमें, रेट दे रखी है, वो दे रखी है 10%, मतलब इसे प्रतिशत हटाएं तो ये हो जाएगा 10/100, यानी कितना हो जाएगा 1/10। अगर हम 121 का 1/10 निकालें और दूसरे वर्ष का भी 1/10 निकालें तो कितना आएगा, यहाँ से ये आएगा 12.1, यहाँ से भी आएगा 12.1। ये तो क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट के बाद में अगर हम निकालें CI यानी चक्रवर्ती ब्याज निकालें तो दूसरे वर्ष में इसका भी लगेगा, तो इसका हम क्या निकालेंगे, 1/10 निकालेंगे, तो यहाँ से मान आएगा 1.21। हमें क्या पूछा है, देखो यहाँ पे चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर। अब देखो चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज तो टोटल हो जाएगा 12.1, 1.21, तो यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, देखो अंतर वो हो जाएगा CI माइनस SI। CI कितना है यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ से 24/25, यानी वो 12.1 प्लस 12.1 प्लस 1.21 माइनस 12.1 प्लस 12.1, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखो अंतर आएगा वो 12.1 से कैंसिल हो जाएगा, मान आएगा 1.21, यानी अंतर कितना आ गया यहाँ पे जो अंतर है वो कितना हो जाएगा 1.21, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे त्रिभुज दे रखा है ABCD में AD परपेंडिकुलर है CD पर, AE कोण CAB का कोण द्विभाजक है, तो कोण AED ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो त्रिभुज ABC में सभी कोण कितने डिग्री के होंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण A का मान निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 और 60 कितना हो गया 100, तो यहाँ से मान आ जाएगा 80 डिग्री, यानी ये टोटल कोण है वो कितने का आ गया 80 डिग्री का। अब ये क्या कह रहा है, देखो जो E है AE इसको द्विभाजित करता है, यानी इसको 2 भागों में बराबर भागों में बांटता है, तो ये कोण कितना आएगा 40 डिग्री का आ गया। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो AE और D, यानी ये वाला कोण पूछा है AE और D। अब देखो ये कोण हमें पता है कि ये कितने का है 90 डिग्री का,
ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ से मान अगर हम निकालें, यहाँ से देखो ये हो गया 80 डिग्री, ये कोण कितना आ गया 40 डिग्री। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज CAE में हमें तो कोण E निकालना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे भी 60 डिग्री का होगा, यानी कितने का हो जाएगा, ये कोण C प्लस कोण CAE प्लस कोण AEC इक्वल कितना 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण AEC कितना होगा 180 डिग्री माइनस में कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो यहाँ से मान आएगा 80 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है देखो यहाँ पे 30 नंबर, यदि एक समबहुभुज के एक आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर 140 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। तो देखो हमें पता है कि समबहुभुज के बाह्य कोण क्या होते हैं, समबहुभुज का बाह्य कोण का मान क्या होता है, बाह्य कोण का मान होता है वो होता है 360 डिग्री बट्टे n। आंतरिक कोण का मान क्या होता है, समबहुभुज के आंतरिक कोण का मान होता है वो होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री बट्टे में कितना होगा n। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर दे रखा है, हमें अंतर दे रखा है, देखो ये दे रखा है 140 डिग्री। तो n-2 इंटू में 180 डिग्री बट्टे में n माइनस 360 डिग्री बट्टे में n इक्वल दे रखा है 140 डिग्री। यहाँ से n क्या ले लिया, लघुत्तम ले लिया। यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखो ये मान आ जाएगा यहाँ से 180 n माइनस ये हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का 360 इक्वल हो जाएगा 140 डिग्री n। इसको इधर ले, सॉरी ये हो जाएगा 140 डिग्री, इसको इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 180 n माइनस ये हो जाएगा 720 डिग्री इक्वल 140 डिग्री n। इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस होगा, यानी 40 डिग्री n इक्वल कितना हो जाएगा 720 डिग्री। तो यहाँ से n का मान आ जाएगा, n का मान कितना आएगा यहाँ से 720 डिग्री बट्टा में 40 डिग्री, यानी n का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, इसे सरल करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बहुभुज की भुजाओं की संख्या, n भुजाओं की संख्या है कितनी होगी 18। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें लगभग हमने 30 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। टीचिंग मेथड के क्वेश्चन शामिल नहीं किए, लेकिन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मैं बिल्कुल टीचिंग मेथड के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शामिल करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट्स में।